हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो होने वाला है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में 23 जून 2024 को जो प्रीलिम्स कंडक्ट होने वाला है उसके लिए हमने जो सीरीज़ चलाई है, तो उस सीरीज़ में यूनिट 1, यूनिट 8, यूनिट 9, यूनिट 6 और करेंट अफेयर्स इन सब के टारगेट्स दिए गए हैं। मैं यहाँ आपको ये ग्रुप शो कर देती हूँ। MPPSC एकेडमी 23 जून 2024 करके टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है। तो इसमें डेली के टारगेट्स दिए जा रहे हैं और ये हमने कब से शुरू किया है? ये हमने आज से ही शुरू किया है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है, देखिए मैं यहाँ बता देती हूँ आपको। डे 1 का आज का टारगेट है और इसमें जो भी यूनिट आपको दी जा रही है, टॉपिक दी जा रही है, आपको बताया जा रहा है कि कंटेंट कहाँ से लेना है। यदि आपके पास है तो बहुत बढ़िया, आपको बिल्कुल नहीं भटकना है। लेकिन वो बच्चे जिनके पास नहीं है, जिनको समझ नहीं आ रहा कहाँ से पढ़े, कैसा पढ़े, तो उनके लिए वीडियो मिलेगा। ये जो वीडियो है मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और ये वीडियो अपलोड किया जाएगा। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा निर्माण IAS की PDF है ये। यहाँ पे पूरे टारगेट्स दिए हैं, देखिए। हाँ, ये यूनिट 1 का टारगेट है। उसके बाद यूनिट 6, इसको भी मैंने कहा है कि निर्माण की किताब से पढ़ना है, लेकिन आप कहीं और से पढ़ रहे तो बिल्कुल पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके बाद में यहाँ आगे देखिए स्पीडी का जो वीडियो है वो वीडियो लिंक भेजी गई है ग्रुप में, वीडियो अपलोड हो चुका है, आप उसको जाकर बिल्कुल देखिए। और MP करेंट का जो वीडियो है वो भी आपको उपलब्ध कराया गया है। यूनिट 9 जो है, पहले से आपके पास नोट्स है, सिनॉप्सिस है, तो आपको उसी से पढ़ना है, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। फिर आपको क्या करना है, एक सेकेंड। हाँ, फिर आपको PYQ पेपर 2023 का हल करना है। 2023 में पिछले साल ही जो 17 दिसंबर को पेपर हुआ था उसको बिल्कुल हल करना है और एक टेस्ट लगाना है जिसमें 20 MCQ, 30, 48, 50 कितने भी हो सकते हैं। शुरुआत यहीं से करनी है, कम से। जैसे जैसे आगे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम MCQ की संख्या बढ़ा देंगे, प्रश्न पत्रों की संख्या बढ़ा देंगे, रिवीजन बढ़ा देंगे। इस ग्रुप का मकसद और इस YouTube चैनल का मकसद, उसके माध्यम से ये जो सीरीज़ स्टार्ट की, इसका उद्देश्य 5 बार रिवीजन है ना, 5 बार रिवीजन करना है। क्योंकि हम करते क्या है, पढ़ते रहते पेपर तक ख़त्म ही नहीं होता सिलेबस, लेकिन डे 1 से हम रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि हमने कई बार पढ़ चुका है। तो जो चीज़ें पढ़ चुकी हैं उनका रिवीजन, और जो नई यूनिट्स है उनको पहले मैं पढ़ा दूँगी और उसके बाद उसका रिवीजन। तो पेपर आते तक हमको ये नहीं रहेगा कि अभी तक तो हम पढ़ ही रहे थे, अब रिवीजन कब करें, नहीं, क्योंकि हम तो पहले दिन से रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। जो वीडियोस अवेलेबल नहीं है, जो नए टॉपिक्स हैं उनकी PDF आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। निश्चिंत होके बस आप भरोसा करके इन चीज़ों को फॉलो कर लीजिए। और इसके अलावा जो भी अपने रिसोर्सेस है, जो भी अपनी स्ट्रैटेजी है, यदि आपको लगता है कि वो आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप प्लीज़ उसके साथ जाइए। मैं बिल्कुल फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आपको आना ही है, पढ़ना ही है, लेकिन हाँ, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो फिर आप इसको फॉलो कर सकते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, हम इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ से। देखिए इसमें दिया है प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, उसमें विकास के बारे में बताया है, आधारभूत तत्व, भाषा एवं लिपि, उसका स्वरूप, उसकी विशेषताएं, शिक्षा का उद्देश्य और शिक्षा व्यवस्था। बिल्कुल शब्दों को ध्यानपूर्वक सुनना, बिना किसी घबराहट के, बिना किसी टेंशन के कि नया टॉपिक है, क्या होगा, कैसे होगा। आपको सारी चीज़ें इसी में बता दूंगी, क्या पढ़ना है, छोड़ना है, कैसे क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है। ठीक है, हम स्टार्ट करते। जब पाश्चात्य संस्कृति अपनी शेषावस्था में थी, उससे सैकड़ों वर्ष पूर्व ही भारत में ज्ञान परंपरा अपने पूर्ण विकसित स्वरूप में स्थापित हो चुकी थी। ये क्या बोल रहा है कि जब पश्चिम संस्कृति शेषावस्था मतलब स्टार्ट ही हो रही थी, तब हमारे भारत की जो संस्कृति है अपने पूर्ण रूप को प्राप्त कर चुकी थी, मतलब कुल मिला के हम इनसे बहुत आगे थे।
भारतीय ज्ञान परंपरा अद्वितीय ज्ञान और प्रज्ञा का प्रतीक है, जिसमें ज्ञान विज्ञान, लौकिक और पारलौकिक, धर्म अर्थ काम मोक्ष तप त्याग का अद्भुत समन्वय है। इसमें समझाने की कुछ ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा लिखा हुआ है। भारतीय ज्ञान परंपरा को भारतीय दर्शन के अंतर्गत समझा जा सकता है। इस संदर्भ में कौटिल्य ने लिखा है कि दर्शन शास्त्र अन्य विषयों के लिए दीपक का कार्य करता है। दर्शन द्र धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना, अर्थात विश्लेषण करना, जिसमें चिंतन मनन तत्व मीमांसा तर्क मीमांसा ज्ञान मीमांसा नीति मीमांसा इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। इसमें क्या याद करना है, दर्शन किस धातु से बना हुआ है, तो दर्शन बना हुआ है द्र धातु से। ठीक है, दर्शन द्र धातु से बना है। दर्शन का अर्थ क्या है, देखना या फिर विश्लेषण करना। और भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में कौटिल्य ने क्या लिखा है, दर्शन शास्त्र अन्य विषयों के लिए दीपक का काम करता है। प्रश्न दिया जा सकता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में दर्शन शास्त्र अन्य विषयों के लिए दीपक का काम करता है, किसने कहा है, कौटिल्य, चरक, सुश्रुत या अन्य विद्वानों के नाम दे देंगे। तो कौटिल्य ने कहा है दर्शन शास्त्र अन्य विषयों के लिए दीपक का काम करता है। दर्शन द्रव धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना या विश्लेषण करना। इसमें क्या शामिल है, चिंतन करना, मनन करना, तत्व मीमांसा, तर्क मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, नीति मीमांसा इत्यादि को शामिल किया गया है। आगे देखिए, आगे देखते हैं आगे क्या वर्णन किया है इन्होंने। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करते। भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत सीखने और शारीरिक विकास दोनों बातों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्राचीन ज्ञान परंपरा के साक्ष्य में वैदिक काल से दृष्टिगोचर होना प्रारंभ होते। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। वैदिक काल में शिक्षा मौखिक विधि से प्रदान की जाती थी। प्राचीन काल में शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास का साधन मानी जाती थी। प्राचीन कालीन ज्ञान या शिक्षा धर्म पर आधारित थी। ठीक है, मनुस्मृति में बताया गया है कि पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले समस्त मानवों का अग्रजन्मा ब्राह्मण ने चरित्र की शिक्षा दी थी। याद क्या रखना है, प्रश्न क्या आएगा यहाँ ध्यान दो। पहला प्रश्न, वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ज्ञान है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो वैदिक काल से प्राप्त होते। यदि हड़प्पा सभ्यता बता दे तो गलत करना है, मौर्योत्तर काल बता दे तो गलत करना है, ब्राह्मण वंश बता दे तो गलत करना है। हमें वैदिक काल, हड़प्पा सभ्यता के बाद जो वैदिक काल पढ़ते हैं वहाँ से प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के साक्ष्य हमें प्राप्त होते। जो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत किन चीज़ों पे ध्यान देते थे, एक तो सीखने के लिए और दूसरा शारीरिक विकास, दोनों बातों पर ध्यान देते थे। सिखाते भी थे और शारीरिक विकास भी। और वहाँ शिक्षा पद्धति कैसी थी, मौखिक विधि थी। वहाँ कोई ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड और डिजिटल बोर्ड, पेन, चौक, डस्टर ये सब नहीं था। मौखिक विधि, गुरु सामने बैठकर शिष्यों को सामने बिठाकर मौखिक विधि से शिक्षा देते थे। और शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना था। इस तरह नहीं था कि आपको कहीं नौकरी मिल जाए या फिर आपके योग्यता किसी क्षेत्र विशेष में आप दक्ष हो जाओ, नहीं, सर्वांगीण विकास करना था। और शिक्षा, वहाँ का ज्ञान और शिक्षा किस पर आधारित थी, धर्म पर आधारित थी। वहाँ कोई राजनीति का विषय नहीं था, वहाँ कोई समाज का विषय नहीं था, कोई व्यक्तित्व विषय नहीं था, किसी विषय विशेष में विशेषज्ञता नहीं थी। धर्म आधारित शिक्षा होती थी। मनुस्मृति में बताया है कि पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले समस्त मानवों को अग्रजन्मा ब्राह्मण ने चरित्र की शिक्षा दी थी। कथन ये पूछा जा सकता है कि पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले समस्त मानवों को अग्रजन्मा ब्राह्मण ने चरित्र की शिक्षा प्रदान की थी। इसका वर्णन कहाँ है, तो मनुस्मृति में इसका वर्णन है। उसके बाद में अगला कथन है, सुभाषित रत्न संदेह नामक ग्रंथ में बताया गया है कि ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है, जो उसे समस्त तत्वों के मूल को जानने में सहायता करता है और सही कार्यों को करने की विधि बताता है। प्रश्न ये बनेगा कि सुभाषित रत्न संदेह में क्या वर्णन है। सुभाषित रत्न संदेह में मनुष्य के तीसरे नेत्र का वर्णन है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। मनुष्य के तीसरे नेत्र का वर्णन कहाँ है, तो वह है सुभाषित रत्न संदेह में। सुभाषित रत्न संदेह नामक ग्रंथ क्या कहता है कि ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है। अगला प्रश्न ये बन सकता है कि मनुष्य का तीसरा नेत्र किसे कहा गया है, दे देगा धर्म को,
शिक्षा को, संस्कृति को, समाज को, ज्ञान को, है ना। ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र कहा है और इसी तीसरे नेत्र से उसे समस्त तत्वों के मूल का बोध हो सकता है, सही कार्यों को करने की विधि पता चल सकती, ठीक है। सातवें मंडल की बात की है ऋग्वेद के सातवें मंडल में शिक्षा की विस्तृत चर्चा प्राप्त होती है। फिर से प्रश्न, सातवां मंडल किसका है? ऋग्वेद का है। उसमें शिक्षा की कहाँ विस्तृत चर्चा प्राप्त होती है? तो ऋग्वेद के सातवें मंडल में। उत्तर वैदिक काल में लेखन कला के क्षेत्र में तीव्र विकास हुआ। जो वैदिक काल है उसको हम दो भागों में पढ़ते हैं, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में लेखन के कला के क्षेत्र में तीव्र विकास हुआ। आगे लिखा हुआ है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद में, पेन को क्या हो गया भाई, बृहदारण्यक उपनिषद में विभिन्न शिक्षा परिषदों, विद्यापीठों का विवरण प्राप्त होता है, ठीक है। मैंने आपको अभी ऊपर एक प्रश्न बताया था, ऋग्वेद के सातवें मंडल में शिक्षा की विस्तृत चर्चा होती है, ठीक है। ऋग्वेद के सातवें मंडल में शिक्षा की विस्तृत चर्चा होती है, लेकिन जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसमें विभिन्न शिक्षा परिषदों की विवरण होती, मतलब विद्यापीठ जहाँ जाकर आप विद्या का अध्ययन करते हैं। तो शिक्षा की चर्चा तो सातवें मंडल में हो गई ऋग्वेद में, लेकिन शिक्षा पीठ या विद्यापीठ या शिक्षा परिषदों की बात करें तो बृहदारण्यक। इसको कैसे याद रखेंगे भाई? बृहद मतलब बड़े, जो शिक्षा परिषद है बड़े होने चाहिए ताकि सभी छात्र उसमें आसानी से बैठ सके बिना धक्का मुक्की किए। उसके बाद छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद के सप्तम अध्याय में आत्मज्ञान की प्राप्ति का सिद्धांत है। इसके पहले ऋग्वेद के सप्तम अध्याय में शिक्षा पे चर्चा की बात की गई थी और छांदोग्य उपनिषद के सप्तम अध्याय में आत्मज्ञान की प्राप्ति का सिद्धांत दिया है, ठीक है। अगला है प्राचीन काल में वेद, न्यायशास्त्र, राजनीति तथा भाषा विज्ञान की शिक्षा प्रदान की जाती थी। किस किस विषय में? भाषा विज्ञान के बारे में, राजनीति के बारे में, न्यायशास्त्र के बारे में, वेद के बारे में शिक्षा दी जाती थी। उपनिषदों को भारतीय ज्ञान परंपरा का सार माना जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा का सार क्या है? उपनिषद है, ठीक है। उसके बाद मुंडकोपनिषद में मानव जीवन का समस्त ज्ञान विद्या को कहा गया है। अच्छा, पहला प्रश्न मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप मुझे ये बताइए, जो ऋग्वेद है, ठीक है, जो ऋग्वेद है उसके सप्तम मंडल में किसकी चर्चा की गई है? तो मैम शिक्षा की चर्चा की गई है, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने आपको ये बोला था कि जो बृहदारण्यक है, बृहदारण्यक में किसके बारे में बताया गया है? तो मैम उसमें जो विद्यापीठ है या फिर शिक्षा परिषद है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ कि हाँ, ये जो सप्तम अध्याय है उसमें आत्मज्ञान की प्राप्ति का सिद्धांत है, ये सप्तम अध्याय किसका है? तो छांदोग्य उपनिषद का है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि मनुष्य का जो तीसरा नेत्र है, मनुष्य का तीसरा नेत्र किसे कहा गया है? तो ज्ञान को कहा गया है। और इस ज्ञान से हम क्या कर सकते हैं? इस तीसरे नेत्र से क्या कर सकते हैं? जो भी सूक्ष्म तत्व है उनका बोध प्राप्त कर सकते। और इसका वर्णन कहाँ किया गया है? इसका वर्णन किया गया है सुभाषित रत्न संदेह में, ठीक है। ठीक है मैम, सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हमको याद हो गए हैं। अब आगे चलते हैं। महाभारत की बात आती। महाभारत में कहा गया है कि विद्या के समान नेत्र तथा सत्य के समान कोई तप दूसरा नहीं है। अच्छा, अभी तो एक मैंने आपको ग्रंथ बताया था, उसमें तीसरा नेत्र कहा था ज्ञान को, लेकिन तीसरे नेत्र की बात हो रही थी ज्ञान को। अब यहाँ जो महाभारत है, महाभारत में क्या है? महाभारत में नेत्र किसके समान होना चाहिए? विद्या के समान। और तप किसके समान होना चाहिए? सत्य के समान। तो महाभारत में विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है और सत्य के समान कोई दूसरा तप नहीं है। दोनों बातें याद रखना, बिल्कुल पूछा जा सकता है। नेत्र विद्या के समान और सत्य के समान तप। शुक सप्तति नामक ग्रंथ में शिक्षा द्वारा प्राप्त एवं विकसित बुद्धि को ही मनुष्य की वास्तविक शक्ति माना गया है। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, ठीक है। अब ग्रंथ का नाम पूछे तो शुक सप्तति, सब में सप्तम ही आ रहा है, जैसे ऋग्वेद के सातवें मंडल में, इस तरह से।
आगे है बल्लाल सेन द्वारा रचित ग्रंथ भोज प्रबंध में कहा गया कि विद्या माता के समान रक्षा करती है, पिता के समान हित करती है, पत्नी के समान दुखों को दूर कर आनंद पहुंचाती है, यश तथा वैभव का विस्तार करती है, यह कल्पलता के समान गुणकारी है। प्रश्न बनेगा कि भोज प्रबंध किसकी रचना है, तो बल्लाल सेन की। हम क्या लगा देंगे, राजा भोज, क्योंकि हमको पता है भोज राजा भोज से संबंधित है, परंतु यहाँ हम गलत कर लेंगे तो मेरे आके पढ़ाने का मतलब क्या हुआ फिर, यदि आप गलत कर दोगे तो यही तो न बताना कि कहाँ आपको गलत नहीं करना है। तो आपसे पूछा जाए कि भोज प्रबंध किसकी रचना है, तो बल्लाल सेन द्वारा रचित ये ग्रंथ है। ठीक है, इसमें विद्या को बोला है कि माँ के समान रक्षा करती है, पिता के समान हित करती है, पत्नी के समान दुखों को दूर करके आनंद पहुँचाती है, यश और वैभव का विस्तार करती है और कल्पलता के समान गुणकारी है। ठीक है मैडम। अब देखिए कालिदास जी ने एंट्री मार ली है यहाँ पे। इनका नाटक है मालविकाग्निमित्रम। पहला प्रश्न ये कि मालविकाग्निमित्रम जो है किस भाषा का ग्रंथ है, तो संस्कृत का नाटक है। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य मात्र पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं अपितु मनुष्य के स्वास्थ्य का विकास करना है। अब ये बहुत यूनिक स्टेटमेंट है। क्योंकि आपने शिक्षा के बारे में क्या क्या नहीं पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन ये कहीं नहीं पढ़ा कि स्वास्थ्य का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य है, वो भी उनके संस्कृत नाटक मालविका अग्निमित्रम में कहा है। इसको ऐसे याद रखना है कि मालविका और अग्निमित्र उनका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, ये संस्कृत नाटक में कालिदास जी ने कहा है। अभी तक आपने पढ़ा कि शिक्षा का उद्देश्य है, शिक्षा में क्या है, आपका सर्वांगीण विकास करना है, ठीक है, आपके जीवन को मुक्त कराना है और गुरु के पास बैठना है, उसके लिए शिक्षा परिषद विद्यापीठों का गठन किया गया है। शिक्षा का उद्देश्य ये भी बताया गया है कि जो मूल तत्व है उनका बोध करना है, लेकिन कहीं भी स्वास्थ्य का विकास नहीं बोला है, लेकिन हमारे कालिदास जी ने कहा है संस्कृत नाटक मालविकाग्निमित्रम में स्वास्थ्य का विकास करना है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तीनों वेदों की शिक्षा को त्रयी कहा गया है। न्याय शास्त्र की शिक्षा को आन्विशिक्षी तथा कृषि शिक्षा को वार्ता कहा गया। फिर से प्रश्न बन सकता है, प्रश्न ये बनेगा तीनों वेदों की शिक्षा को क्या कहते हैं, तो त्रयी, तीनों वेदों की शिक्षा त्रयी। कृषि शिक्षा को वार्ता, है ना, ऐसे याद रखना कि कृषि, आप खेती करना है तो आप खेत में गए और खेत में बैठ के तो कोई वार्ता ही करेगा, इधर उधर की बातें करेगा, वार्ता करेगा। और न्याय शास्त्र की शिक्षा को आन्विशिक्षी, है ना, न्याय शास्त्र की शिक्षा को आन्विशिक्षी, इसको बिल्कुल रट लेना। हाँ, गुप्त काल में शिक्षा के प्रमुख विषय क्या थे, ज्योतिष, वास्तु, काष्ठ, शिल्प आदि थे, जिनका विवरण वराहमिहिर द्वारा रचित ब्रह्म संहिता में मिलता है। आर्यभट्टियम में गणित और ज्योतिष शिक्षा का वर्णन मिलता है। इतना कथन नहीं पूछेगा, प्रश्न सीधे सीधे ये बनेगा बृहद संहिता किसकी रचना है, तो वराहमिहिर की। क्यों, ऐसे क्यों याद रखना है, क्योंकि देखो यहाँ व्र है और यहाँ पे व है, तो बृहद संहिता वराहमिहिर, ठीक है मैम, याद हो गया। उसके बाद ये याद रखना है कि आर्यभट्टियम तो आर्यभट्ट की ही होगी। इसमें वर्णन किसका है, तो गणित और ज्योतिष शिक्षा का। इसमें भी शिक्षा का वर्णन है, लेकिन गणित और ज्योतिष शिक्षा का वर्णन है। और ये जो वराहमिहिर ने बृहद संहिता लिखी थी, ये गुप्त काल में शिक्षा के जो विषय थे, इसमें ज्योतिष भी था, वास्तु, काष्ठ और शिला, ठीक है, शिल्प, इनका वर्णन था। ठीक है, अगला देखिए आधारभूत तत्व। आधारभूत तत्वों के बारे में बात की है। भारतीय ज्ञान परंपरा भारतीय दर्शन में समाहित है। भारतीय ज्ञान परंपरा के 3 आधारभूत तत्व हैं, सत्य, प्रकाश और अमरत्व। पहला प्रश्न, भारतीय ज्ञान परंपरा के कितने आधारभूत तत्व हैं, उत्तर आएगा 3 है। कौन कौन से है, सत्य, प्रकाश और अमरत्व। यदि कोई चौथा विकल्प दिया जाता है तो उसको गलत करना है। सत्य मतलब क्या, भारतीय ज्ञान परंपरा में सृष्टि के मूल कारण को सत्य कहा है। सत्य क्या है, सृष्टि का मूल कारण है। उसके बाद में प्रकाश, यहाँ प्रकाश, सत्य को जानने की प्रक्रिया को प्रकाश या ज्ञान से निरूपित किया गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा में कहा गया है कि सा विद्या या विमुक्तये, अतः जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे वही विद्या या ज्ञान है। ठीक है,
फिर अमरत्व, विद्या के माध्यम से मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर चेतना की उच्चतम अवस्था या परशुराम की प्राप्ति, परम शुभ की प्राप्ति कर लेना। सबसे पहला प्रश्न, भारतीय ज्ञान परंपरा के कितने आधारभूत तत्व है? तो मैम 3 है। ठीक है, उसमें कौन है? एक सत है, दूसरा प्रकाश है, तीसरा अमृतत्व है। ठीक है, याद हो गया। सत मतलब क्या? इस सृष्टि के मूल कारण को ज्ञात करना ही सत है। प्रकाश मतलब क्या है? इस सत को जानने की जो प्रक्रिया है उसी को प्रकाश कहा गया है। एक कथन है, सा विद्या या विमुक्तये, अतः जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे। अमृतत्व क्या है? विद्या के माध्यम से मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेना ही अमृतत्व हो गया, और ये चेतना की उच्चतम अवस्था है या परम शुभ की प्राप्ति है। बृहदारण्यक की बात हुई है, मैंने आपको ऊपर बताया था कि बृहदारण्यक में ही शिक्षा परिषदों या विद्यापीठों की बात की गई इसके 7वें अध्याय में। तो बृहदारण्यक उपनिषद है। पूछ ले कि क्या है, तो बृहदारण्यक उपनिषद है। इसमें आत्मज्ञान से संबंधित श्लोक है। अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय का वर्णन मिलता है। प्रश्न आएगा, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय का वर्णन कहाँ है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में है। सत्य की प्राप्ति हेतु ज्ञान के साथ ही नैतिक नियमों के पालन की भी आवश्यकता होती है। आप जब सत्य की प्राप्ति कर रहे हो तो आपके पास ज्ञान तो है, परंतु आपको नैतिक नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो वर्तमान में भी है, लेकिन जब हमारी शिक्षा दीक्षा हमारी ज्ञान में नैतिकता का अभाव होता है तो उस ज्ञान का हम दुरुपयोग करते, गलत दिशा में गलत क्षेत्र में उस ऊर्जा को लगाते हैं। तो सत्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान के साथ नैतिक नियमों का पालन इसकी आवश्यकता है। अगला है, बृहदारण्यक उपनिषद में महर्षि याज्ञवल्क्य के तत्व ज्ञान का विस्तृत वर्णन मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में ही तत्व ज्ञान के वर्णन की बात की है, वो भी महर्षि याज्ञवल्क्य जी का। और बृहदारण्यक के जो 7वां अध्याय है उसी में शिक्षा परिषद की बात की गई। मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ कि आप यही से याद करके जाए। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि आके केवल फॉर्मेलिटी करके पढ़ा दूँ और आप परेशान होते रहे। आपको जो चीज़ें हैं यहीं से याद करना है। ऐतरेय उपनिषद में सृष्टि तत्व की विवेचना प्राप्त होती है। अब सृष्टि तत्व की विवेचना कहाँ मिलती है? ऐतरेय, है ना। कैसे याद रखोगे? बहुत आसान है। सृष्टि नाम की एक लड़की बहुत इतरा रही है, तो ऐतरेय उपनिषद सृष्टि तत्व। प्राचीन शिक्षा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत 4 वेद, आपको पता है वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदांग की 6 वेदांग हैं, 64 कलाएँ हैं, 18 शिल्प है और 14 विद्याएँ है। यहाँ से सही जोड़ी मिलान करने के लिए प्रश्न बन सकता है। सबसे पहले वेद 4 है, इसकी तो याद करना की ज़रूरत है ही नहीं, आपको रटा हुआ है। वेदांग 6 है, ये भी आपको रटा हुआ है, लेकिन याद ना हो, कंफ्यूज हो जाओ तो मैं बताती हूँ। ये द जो है, द इसको ऐसे बना लो 6, है ना। तो वेदांग 6, वेद 4, ये भी पता है, वेदांग 6 ये भी याद हो गया। विद्याएँ 14 विद्याएँ होती है, 10 महाविद्याएँ होती है, लेकिन 14 विद्याएँ होती है। शिल्प में जो श है, श उसको ऐसे कर लो 8, तो शिल्प 18 हो गए। और 64 कलाएँ, 64 जोगिनी होती, 64 योगिनी होती है, तो 64 कलाएँ होती है। ठीक है। अगला है भाषा एवं लिपि। भाषा क्या है? वे ध्वनि संकेत जिनके द्वारा एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, भाषा कहलाती है। व्यक्तव्य ध्वनियों या विचारों की अभिव्यक्ति को भाषा कहते हैं। हेनरी स्विट ने कहा, भाषा के 3 प्रकार इन्होंने माने हैं। देखते आगे, इधर वाले पेज पे आ जाइए। भाषा के प्रकार, भाषा के कितने प्रकार है? पहला मौखिक है, दूसरा लिखित है और तीसरा सांकेतिक। मौखिक मतलब मुंह से बोल के बताना, लिखित मतलब लिख के, और सांकेतिक मतलब संकेतों, जो हमारी शारीरिक अभिव्यक्ति होती है, जो हाव भाव होते हैं वो संकेत में आते हैं। विश्व में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं को 10 मुख्य भाषा परिवारों में विभाजित किया गया। पहला प्रश्न, विश्व में कुल कितने भाषा परिवारों को विभाजित किया गया है? तो 10 भाषा परिवारों को। उसमें आपको आर्य भाषा परिवार पहले बताओगी, क्योंकि भारत का सबसे विशाल भाषाई परिवार है। ठीक है, ये जो आर्य भाषा परिवार है भारत का सबसे विशाल भाषाई परिवार है। भारत की जनसंख्या का 75.28% इसके अंतर्गत आता है
और यह भारोपीय भाषा समूह के अंतर्गत आता है। इसकी भाषाएं देख लो, संस्कृत, मराठी, हिंदी, उर्दू, नेपाली, बांग्ला, गुजराती, कश्मीरी, उड़िया, मैथिली, कोंकणी, डोंगरी। हमारी जो अनुसूची है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, जिसमें भाषाओं का वर्णन है, उससे मिलती जुलती सारी भाषाएं हैं। और इसमें जो संस्कृत है उसको सबसे प्राचीन माना गया है। प्रश्न ये बनेगा, आर्य भाषा परिवार या फिर भारोपीय भाषा समूह के अंतर्गत सबसे प्राचीन भाषा किसे माना गया है? संस्कृत का। और संस्कृत का जो नाटक है मालविकाग्निमित्रम, उसमें कालिदास जी ने कहा है कि ज्ञान का उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य का विकास करना, स्वास्थ्य की देखभाल करना। द्रविड़ भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार के बारे में हम पढ़ेंगे। ये भारत का दूसरे सबसे बड़ा भाषाई परिवार है। सबसे बड़ा कौन सा है? आर्य भाषा परिवार। आर्य मतलब उत्तर भारत में जो रहते थे। उसके बाद द्रविड़ मतलब दक्षिण भारत वाले। तो इनकी भारत की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत इसके अंतर्गत आता है? 22.53। और इसके अंतर्गत कितनी भाषा है? 23 भाषा है। कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु दक्षिण भारत की भाषाएं आती। कैसे याद रखना? बहुत ही आसान है। देखिए, द्रविड़ भाषा दक्षिण भारत से रिलेटेड है, तो भाषा भी है तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। और 22.53 भाग आता है। 22 को लगभग 23 मान सकते हैं, तो इसके अंतर्गत 23 भाषाएं आती है। और दूसरा सबसे बड़ा भाषाई परिवार है, क्योंकि पहला कौन सा है? आर्य भाषा। और आर्य भाषा उत्तर भारत की है, सबसे विशाल भाषाई परिवार है। और भारत की जनसंख्या का 75.28% इसके अंतर्गत आता है। अब देखिए, उत्तर भारत की बात यदि मैंने की है तो आप रिलेट कर लीजिए। नेपाल लगा हुआ है, वहाँ से नेपाली। बांग्लादेश से लगा हुआ, वहाँ से बांग्ला भाषा। पश्चिम में गुजरात लगा है, वहाँ से गुजराती। उत्तरी भारत में कश्मीर आता है, वहाँ से कश्मीरी। इधर दक्षिण पूर्व में उड़ीसा से उड़िया, मैथिली, कोंकणी, डोंगरी। और मराठी महाराष्ट्र से, हिंदी मध्य प्रदेश से ले लीजिए, उर्दू उत्तर प्रदेश थोड़ा क्षेत्र ले लीजिए, संस्कृत ये भी महाराष्ट्र और उत्तर भारत में चलती है भाषा, ठीक है। उसके बाद चीनी तिब्बत भाषा परिवार, इसके अंतर्गत जो भारत की जनसंख्या है उसका 0.97 ही आता है। और इसका प्रचलन पूर्वोत्तर के राज्यों में है। तो चीनी तिब्बत जो कि पूर्वोत्तर के राज्यों से लगा हुआ है, इसीलिए पूर्वोत्तर के राज्यों में मणिपुरी, नागा, मिज़ो, तमांग इसके अंतर्गत आती है। यहाँ पे आपको यहाँ से कंफ्यूज कर सकता है मैथिली, कोंकणी, डोंगरी, है ना। मैथिली, कोंकणी जो डोंगरी है ये उत्तर पूर्वी राज्यों में चीनी तिब्बत भाषा के अंतर्गत नहीं आती है, ये आर्य भाषा के अंतर्गत आती है, ठीक है। पाली भाषा की बात करते हैं। भारत की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है और ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता है। संस्कृत का अपभ्रंश है और गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। त्रिपिटक पाली भाषा में लिखा गया है। प्रश्न क्या बनेगा? पाली भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? तो ब्राह्मी में। कैसे याद रखोगे? यहाँ पे जो शाह, पाली भाषा है, शाह को ऐसे ब कर दो, तो ब्राह्मी में लिखा जाता है। उसके बाद किसका अपभ्रंश है? तो संस्कृत का अपभ्रंश है। गौतम बुद्ध ने अपने जो उपदेश है वो भी पाली भाषा में ही दिए थे और त्रिपिटक जो है वो भी पाली भाषा में ही लिखा गया था। प्राकृत भाषा, अच्छा इसके आगे का जो पोर्शन है अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। इसके सारे पार्ट्स आपको अवेलेबल कराए जाएंगे और जो भी टारगेट दिया जा रहा है टेलीग्राम ग्रुप में उसको ईमानदारी से फॉलो कर लीजिए। आपका पेपर निकलने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।